बार बिहार की सियासत में एक नया अध्याय जुड़ने जा रहा है। जल्द ही सम्राट मंत्रिमंडल का विस्तार होने जा रहा है, जिसकी तैयारियां भी शुरू हो चुकी हैं। पटना के गांधी मैदान को नए मंत्रियों की शपथ के लिए तैयार किया जा रहा है। पंडाल वाटरप्रूफ होगा। गांधी मैदान में हेलीपैड भी बनाया जा रहा है। ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हेलीकॉप्टर से गांधी मैदान आ सकते हैं और मंत्रियों के साथ शपथ ग्रहण कार्यक्रम में शामिल हो सकते हैं। खबर यह भी है कि नए मंत्रिमंडल में बीजेपी और जेडीयू के बीच फॉर्मूला लगभग बराबर का होगा। मतलब यह कि जेडीयू और बीजेपी से 16-16 मंत्री हो सकते हैं। गठबंधन के साथियों को भी साधने की पूरी कोशिश है, लेकिन बड़ा सवाल है कि क्या यह कैबिनेट सिर्फ संख्या बल का खेल है या फिर इसमें बिहार के भविष्य की नई झलक दिखेगी। जातीय समीकरण, पुराने दिग्गजों का अनुभव और नए चेहरों का जोश है। क्या सम्राट चौधरी की इस नई टीम में सबको जगह मिल पाएगी? और सबसे अहम सवाल, क्या नया मंत्रिमंडल आखिर कितना नया होगा? आज इसी मुद्दे पर होगी प्रदेश की सबसे बड़ी बहस। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ेंगे, लेकिन सबसे पहले एक रिपोर्ट दिखाते हैं। एक तरफ बीजेपी बंगाल, असम और पुडुचेरी में जीत का जश्न मना रही है, तो दूसरी तरफ बिहार में नए मंत्रिमंडल के शपथ ग्रहण की तारीख भी तय हो गई है। तारीख है 7 मई, यानी आज से ठीक 2 दिन बाद गुरुवार को सम्राट कैबिनेट का विस्तार होने जा रहा है और पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में इसे लेकर भव्य तैयारी भी शुरू हो चुकी है। नए मंत्रिमंडल के शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी शामिल होंगे। आपको बता दें कि 3 मंच होंगे। एक मंच जो होगा जिसमें मुख्य रूप से जो बड़े चेहरे होंगे, बड़े नेतृत्वकर्ता जो हैं वो रहेंगे। दूसरे पे जो तमाम विधायक जो हैं और तमाम जो एमएलसी हैं और अन्य गणमान्य लोग जो रहेंगे वो दूसरे मंच पर रहेंगे। जबकि तीसरा एक मंच जो बन रहा है वो सांस्कृतिक कार्यक्रमों के लिए है। एक तरफ जहां गांधी मैदान में बड़ी तैयारी की जा रही है, वहीं पटना बीजेपी दफ्तर में भी मंगलवार दोपहर को पहले पार्टी नेताओं की बड़ी बैठक हुई। प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में संगठन महामंत्री भीखू भाई दलसानिया भी मौजूद रहे। इस बैठक में शपथ ग्रहण समारोह को लेकर कई तरह की रणनीति बनाई गई है। 7 तारीख को मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। इसमें बिहार एनडीए के सभी नेता, केंद्रीय मंत्री, साथ में विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता, देश के माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी इस मंत्रिमंडल विस्तार में रहने वाले हैं। खबर है कि बीजेपी और जेडीयू दोनों दलों से मंत्रियों की संख्या बराबर बराबर होगी। दोनों ही दल से 16-16 मंत्री बनाए जाएंगे, जिसमें बीजेपी कोटे से मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और जेडीयू कोटे से मौजूदा दोनों डिप्टी सीएम भी शामिल हैं। वहीं गठबंधन के अन्य 3 सहयोगी दलों को 4 मंत्री पद मिलेंगे। यानी मंत्रिमंडल का फॉर्मूला पिछली सरकार वाला ही होगा, जिसकी तस्दीक चिराग पासवान भी कर रहे हैं। जो फॉर्मूला पिछली बार था उसमें बदलाव के कोई कारण मुझे दिखाई नहीं देते। जातीय समीकरण के अनुसार मंत्रिमंडल में 1 या 2 नाम बदले भी जा सकते हैं। किसको रखना है न रखना है ये हमने बात नहीं कही है, सब उन्हीं पर छोड़ दिया है कि जो आपको उचित बुझाए वो करें। 15 अप्रैल को सम्राट चौधरी बिहार के मुख्यमंत्री बने और उनके साथ 2 डिप्टी सीएम विजय चौधरी और विजेंद्र प्रसाद यादव ने शपथ ली थी। और अब 22 दिन बाद कैबिनेट का विस्तार होने जा रहा है। माना जा रहा है कि सम्राट कैबिनेट में पुराने और कुछ नए चेहरों को मौका मिल सकता है। न्यूज 18 के लिए पटना से रवि एस नारायण, शैलेंद्र कुमार, धर्मेंद्र कुमार और दिल्ली से अमितेश सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। तो चलिए फटाफट से आज के सवालों पर आते हैं। सवाल है कि नया मंत्रिमंडल कितना नया होगा। सवाल यह भी है कि नए मंत्रिमंडल का फॉर्मूला क्या होगा। सवाल यह भी पूछेंगे कि हम आरएलएम और एलजेपी रामविलास को बीजेपी किस तरह से साधेगी, किस तरह से संतुष्ट करेगी। सवाल यह भी पूछा जाएगा कि सम्राट मंत्रिमंडल में कितने युवा होंगे और पुराने अनुभवियों को क्या मौका दिया जाएगा इस बार भी। यह भी अपने आप में सवाल है।
चलिए मेहमानों से आपका परिचय कराते हैं। सत्ता पक्ष से बीजेपी से कुंतल कृष्ण जी और जेडीयू से अकबर अली जी जुड़ रहे हैं, वहीं विपक्ष से आरजेडी से अरुण यादव और कांग्रेस से डॉक्टर स्नेहाशीष वर्धन जी जुड़ रहे हैं। इसके अलावा वरिष्ठ पत्रकार रमाकांत चंदन जी भी इस डिबेट का हिस्सा हैं। सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत। मेरा पहला सवाल तो कुंतल कृष्ण जी से बनता था, लेकिन चूंकि वो अभी हमें ज्वाइन नहीं कर रहे, अकबर अली जी, ये जो नया मंत्रिमंडल होगा वो कितना नया होगा, क्या क्या खासियत होगी इस मंत्रिमंडल की? देखिए, नए मंत्रिमंडल में अनुभवी चेहरे को भी जगह मिलेगा और कुछ युवा चेहरे भी आएंगे। और आपने देखा होगा कि मुख्यमंत्री के साथ 2 उप मुख्यमंत्री ने भी शपथ लिया था। तो वो दोनों पार्टी के, हमारे जनता दल यू के पुराने नेता हैं, अनुभवी नेता हैं और उनके मार्गदर्शन पे अभी काम चल रहा था। निश्चित तौर पे जो अभी नई सरकार बनेगी तो मंत्रिमंडल का जो विस्तार है, इसमें जनता दल यू और भारतीय जनता पार्टी के बराबर मंत्री रहेंगे और लोजपा रामविलास से और हम से और आरएलएम के भी मंत्री इसमें होंगे। तो ये एक समावेशी जो है आपको देखने को मिलेगा मंत्रिमंडल में। क्या है? सभी पुराने फॉर्मूले पर काम कर रहे हैं आप, नया फॉर्मूला कुछ बनाया गया इस बार? नहीं, ये कुछ नए लोगों को भी मंत्रिमंडल में जगह देने की उम्मीद नजर आती है, इसलिए कि जो 202 एनडीए का जो सीट जो है अपार बहुमत बिहार में मिला, इसमें युवाओं का और महिलाओं का बहुत बड़ा योगदान था इस जो है परिणाम में। तो निश्चित तौर पे महिलाओं को भी, युवाओं को भी इसमें जो है जगह मिलेगी और जो है पूर्ण रूप से जो है बिहार के विकास के लिए और जनता के हित के लिए ये सरकार जो है काम करने के लिए प्रतिबद्ध है। इसमें आप महिलाओं की जिक्र कर रहे हैं, युवाओं का जिक्र कर रहे हैं, लेकिन जेडीयू कोटे के जो संभावित मंत्रियों की लिस्ट मेरे पास है उसमें श्रवण कुमार का नाम है, अशोक चौधरी का नाम है, लेसी सिंह, मदन सैनी, जमा खां, सुनील कुमार, शीला मंडल, रत्नेश सदा, बुलो मंडल, जयंत पाज या भगत सिंह कुशवाहा, दोनों में से एक। ये नाम ठीक है? देखिए, ये तो अब कल 7 तारीख को जब शपथ ग्रहण होगा तो उसमें पता चलेगा, क्योंकि ये गोपनीयता होती है पार्टी की। जो मंत्रिमंडल के लिए नोटिफिकेशन हो जाता है उसके बाद ही ये समाचार में कहा जा सकता है। लेकिन मैंने ये कहा कि सभी कितने फीसदी जो है जो मैंने नाम लिए उनमें से कितने फीसदी ये नाम सही थे, ये तो थोड़ा सा इशारा कर दीजिए। नहीं, जो लोग पहले से मंत्री थे उन लोगों को ही मौका मिलेगा। अच्छा, लेकिन इसमें फीसदी की बात नहीं कह सकते। मैं ये कह रहा हूं कि जातीय समीकरण का भी ध्यान रखा जाएगा, महिलाओं को भी जगह मिलेगी, युवाओं को भी जगह मिलेगी। तो एक ये मंत्रिमंडल जो है ये समावेशी होगा और सभी समाज के लोगों का, युवाओं का ध्यान रख के मंत्रिमंडल का विस्तार हो रहा है और जनता के हित में ये सरकार काम करते रहेगी। जिस तरह विकसित बिहार बनाने का संकल्प नीतीश कुमार जी का था, इसी संकल्प पे जो है ये सरकार चलेगी और आगे इस पर काम किया जाएगा। ये बात माननीय मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी भी लगातार बोल रहे हैं। ठीक, तो सम्राट चौधरी को से आपकी मंत्रिमंडल को लेकर बातचीत हो गई क्या? 16 मंत्री रहेंगे दोनों तरफ से, ये तय है? हाँ, बातचीत सब जो है औपचारिक जो है सारी चीजें हो गई है। भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यू के बराबर मंत्री जो है रहेंगे, जैसी सूचना आ रही है, और 2 लोजपा रामविलास के रहेंगे, क्योंकि माननीय केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान जी का ये बयान अभी सुन रहे थे। इसी तरह जो आरएलएम और हम पार्टी का भी पार्टिसिपेशन मंत्रिमंडल में रहेगा। जो अलायंस पार्टियां हैं, जिस तरह जगह उनको था उसी तरह उनको सम्मान के साथ जगह मंत्रिमंडल में मिलेगा। ठीक है, आपने अब तक जितनी पुष्टि की है, न्यूज़ 18 बिहार झारखंड लगातार इसी बात की खबर चला रहा था, यही सारी बातें हम भी कह रहे थे, लेकिन हम सूत्रों के हवाले से कह रहे थे। आपने हमारी टेलीविजन स्क्रीन पर बैठकर यह पुष्टि की, जितने भी नाम हमने बताए उनमें ज्यादातर पुराने हैं और आपने कहा कि ज्यादातर पुराने मंत्रियों को मौका मिलेगा। जेडीयू की लिस्ट में हमने ज्यादातर पुराने मंत्री रखे थे। आपने कहा महिलाओं की इसमें भागीदारी होगी और आपने एक जो महत्वपूर्ण बात की है उसमें सम्राट चौधरी से आपकी सारी चीजों को लेकर बातचीत हो गई है और अनुभव युवा दोनों का समागम होगा इस मंत्रिमंडल में, जो मैंने अपने ओपनिंग में कही भी थी। अब आते हैं अरुण जी आप तक। मंत्रिमंडल विस्तार हो रहा है इनका,
देखिए संतोष जी, निश्चित रूप से और मंत्रिमंडल का विस्तार मुख्यमंत्री जी का विशेषाधिकार होता है, लेकिन पिछले 20 दिनों से आधे अधूरे मंत्रिमंडल के सहारे 3 ही व्यक्ति जो है इस बिहार को चला रहे हैं, और जिसमें 29 विभाग मुख्यमंत्री जी के पास है, 10 विभाग विजय चौधरी जी के पास है, 8 विभाग विजेंद्र यादव जी के पास है। आप देख रहे हैं ये लोग अपनी मन मर्जी के अनुसार निर्णय और लोकतांत्रिक तरीके से ले रहे हैं, और इस बात को हमारे नेता तेजस्वी यादव जी जब लगातार तक कहते मंत्रिमंडल आ रहे विस्तार थे नहीं पहले हुआ भी। तब तक जो शीर्ष नेता होते हैं जिन्होंने शपथ लिए सारे विभाग उन्हीं के पास होंगे, ये अलोकतांत्रिक कैसे बिल्कुल हो गया? बिल्कुल नहीं, वो लोकतांत्रिक इसलिए, विशेषाधिकार जब है मुख्यमंत्री जी का तो फिर विलंब क्यों? मैं वही जानना चाह रहा हूँ। विलंब तो स्पष्ट हमारे नेता तेजस्वी यादव जी ने पहले ही कहा है कि इस सरकार का जो रिमोट कंट्रोल अब दिल्ली में बैठे 2 व्यक्ति के हाथों में। 15 तारीख को विशेषाधिकार मुख्यमंत्री आप की सुन शपथ लीजिए ली, 15 तारीख को मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी सम्राट चौधरी ने। मान लीजिए 16 तारीख को मंत्रिमंडल विस्तार कर देते तो क्या इसमें आरजेडी को जगह मिल जाती, कांग्रेस को जगह मिल जाती? नहीं, आरजेडी अब सत्ता में, इसका लोकतंत्र में विपक्ष का भी अहम भूमिका होता है ना। सत्ता थोड़े है सत्ता अपने मनमाने तरीके से चलाइए और विपक्ष चुपचाप मौन साधे रहेंगे। देखिए सुनिए तो संतोष भाई, थोड़ा सा बीच में डिस्टर्ब नहीं करेंगे तो अपनी बातों को हम ठीक ढंग से रख पाएंगे। बीच बीच में जो आप जो बात कर रहे हैं उसमें कुछ सवाल उठ जा रहे हैं, मैं पूछ लेता हूँ। ठीक। अच्छा एक बात बताइए, आप तो बहुत काबिल एंकर हैं और बहुत मैच्योर्ड हैं और सारी जानकारी आपके पास रहती है, एक एक चीज पर पैनी निगाह रहती है। ये जो घटना घट रही है 7 तारीख को मंत्रिमंडल का जो विस्तार होना है भव्य तरीके से, यह तो देश के इतिहास में पहली बार इस तरह की घटना घट रही है। मुख्यमंत्री के शपथ के बाद मंत्रिमंडल के विस्तार कार्यक्रम को भव्य आकार दिया जाता है और उस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री से लेकर बड़े बड़े वीआईपी सत्ता पक्ष के शामिल होंगे। ये तो पहली घटना है ना। इसके साथ तो इसमें आप क्या चाह रहे हैं कि प्रधानमंत्री शामिल हो, विपक्ष शामिल ना हो, या विपक्ष शामिल हो प्रधानमंत्री को शामिल ना करें? ये बात लॉजिक समझ में नहीं आया। लॉजिक समझ में ये पहली घटना हो रही है कि मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण समारोह में कोई नजर नहीं आए, वहीं विस्तार में प्रधानमंत्री आ रहे हैं। पूरे तामझाम से गांधी मैदान में विस्तार का कार्यक्रम होगा। इससे स्पष्ट है कि नीतीश कुमार जी को जो इन्होंने फिनिश किया उसका ये जश्न है, और नीतीश कुमार जी को चिढ़ाने के लिए ही प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं। इतना नीतीश कुमार की जेडीयू को नहीं है जितनी आरजेडी को और अरुण यादव जी को हो जाती है। ठीक है, मैं आपके सवाल का जवाब कुंतल जी से ले लेता हूं। कुंतल जी भी मुस्कुरा रहे थे। मैं जरा संतोष जी ठीक है, आप अपनी बात कंप्लीट कीजिए। हाँ, आपने कई तरह की जिक्र किया इस बीच में। 6 महीने में ये दूसरी बार पुनर्गठन होने जा रहा है, और 12 साल में 10 बार और 6 साल में 5 बार। ऐसा भी देश के इतिहास में पहली बार बिहार में ही हुआ है, क्योंकि इन लोगों को बिहार की जनता से कोई प्रेम नहीं है। बिहार की जनता हताश और निराश है। हम लोग भी उम्मीद लगाए बैठे थे कि इस शासनादेश जो इनको मिला है मशीनरी मैनेजमेंट के सहारे 6 महीना पहले नीतीश बाबू के नाम पर, हम लोग इंतजार कर रहे थे कि 100 दिन के बाद मूल्यांकन करेंगे कि इन्होंने जो कहा है 1 करोड़ नौकरी देंगे 5 साल में, तो 6 साल में 20 लाख नौकरी तो बिहार की जनता को मिलेगा। बंद चीनी मिल जो है चालू करने की बात कही है, 2-4 भी हो जाएगा। नए नए उद्योग स्थापित होंगे। महिलाओं के खाते में 2 लाख देने की जो बात थी जीविका दीदी को, जिन्होंने 10,000 रुपया देकर जिनको वोट लेने का काम किया, 1,90,000 जाना था। 6 महीना पार आज का जो कैबिनेट का फैसला आया है वो सुना आपने? मैंने शुरुआत उसी कैबिनेट के फैसले से की थी।
मेरी हेडलाइंस पहले यही थी, गन्ना किसानों के लिए इन्होंने कितना मूल्य निर्धारित कर दिया? मैंने क्या कहा? मेरा जो सवाल है, मेरा पर्सनल सवाल नहीं है, इनका ही प्रोमिस है। एक भी उपलब्धि बता दीजिए 6 महीने के अंदर। ठीक, वो तो कुंतल कृष्ण जी बताएंगे ना, मैं उन तक जाने की कोशिश कर रहा हूं। आप लगातार सवाल पूछ रहे हैं, बहुत सारा चीज बता रहे हैं, तो इसमें ठीक, प्रमुख चीज कुंतल जी बताइए ना। कुंतल जी जवाब दीजिएगा। महिलाओं के खाते में सबसे पहला सवाल आपसे ये है, आरजेडी का सवाल ये है कि आप इतना भव्य ये शपथ ग्रहण क्यों कर रहे हैं, जबकि मुख्यमंत्री ने जब शपथ ग्रहण की थी तो आपने बड़ी शांति के साथ वो शपथ ग्रहण करा दिया। इस बार इतनी भव्यता की क्या जरूरत है? इस बार प्रधानमंत्री मोदी को बुलाने की क्या जरूरत है? खबर यह है कि अमित शाह भी आ रहे हैं, उनको बुलाने की जरूरत क्या है? और विपक्ष भी आप बुला रहे हैं, उनको क्या चिढ़ाने के लिए बुला रहे हैं? इतनी भव्यता क्यों दिखा रहे हैं आप? नहीं, हम संतोष जी, हम तो लोकतंत्र में विश्वास करते हैं ना। के लिए अरे भाई अरुण जी हो गया। संतोष जी, अगर आपके पास आवाज कम करने की सुविधा है तो कर दें। नहीं, हम लोग विपक्ष की बात सुनना चाहते हैं, लेकिन तब तक जब तक विपक्ष सेंस की बात करे नहीं पड़ती है। अरुण जी, मैं आऊंगा आपके पास, आपके फिर से सवाल लूंगा। पहले आपने जो सवाल पूछे वही सवाल मैंने भी कुंतल जी से पूछे। विपक्ष की आवाज लोकतंत्र में जरूरी होती है, लेकिन तभी तक जब तक विपक्ष सेंस की बात करे। लोकतांत्रिक व्यवस्था है, हम तो विपक्ष को भी बुलाएंगे ही ना। भाई बिहार में एनडीए की सरकार चल रही है। संतोष जी, बिहार में एनडीए की सरकार। अरुण जी मेरा आपसे निवेदन है, मैं आपकी बात सुन रहा था, मेरा जवाब आप सुने। बहुत दिनों बाद हमें ज्वाइन कर रहे हैं। अरुण जी, मेरा आपसे निवेदन है, मैं आपकी बात तब से सुन रहा था, बिन सिर पैर की बात। अब आप मेरा जवाब भी सुने। सरकार से आपने सवाल किया है, जवाब सुन ले। संतोष जी, बिहार में एनडीए की सरकार चल रही है। माननीय सम्राट चौधरी जी के नेतृत्व में एक माननीय सम्राट चौधरी जी और 2 माननीय हमारे उप मुख्यमंत्री जी ने शपथ ली थी। अब चूंकि कैबिनेट की फुल कैपेसिटी 36 है, हम अपने कैबिनेट का एक्सपेंशन कर रहे हैं, चूंकि ये तो मुख्यमंत्री जी का विशेष अधिकार होता है। और जहां तक बात रही भव्यता की, तो ये तो बिहार की जनता का सम्मान है ना। जो लोग बिहार की जनता की सेवा करने जा रहे हैं, उनको बिहार की जनता के सामने ले जाना और इस समारोह में आम जनमानस को, बिहार की देवतुल्य जनता को निमंत्रण देना, यह तो जनता का सम्मान है और यही लोकतांत्रिक पद्धति है। हां, इसमें हम माननीय विपक्ष को भी हम इनवाइट करेंगे, पर हां, जब अरुण जी कह रहे हैं और अरुण जी यहां बैठे हुए हैं, कांग्रेस के हमारे साथी बैठे हुए हैं, तो पूरे भारतीय लोकतंत्र में पहली बार एक घटना हुई थी, उस घटना का मैं जिक्र कर देना चाहता हूं। तेजस्वी यादव नेता प्रतिपक्ष थे। किसी भी विधायिका में, किसी भी विधायी प्रोसेस में सबसे महत्वपूर्ण होता है नई सरकार के बनने के बाद माननीय राज्यपाल के अभिभाषण वाला सत्र। तेजस्वी यादव एक बड़ी खबर आ रही है, राज्यपाल के अधिभाषण वाले सत्र से गायब हो गए थे और 40 दिन तक गायब थे। पटना से बड़ी खबर आ रही है, एक अड़े मार्ग का नाम बदल दिया गया है, लोक सेवक आवास के नाम से ये जाना जाएगा। सीएम आवास है एक अड़े मार्ग, जो अब तक बिहार की सियासत का सबसे प्रमुख केंद्र रहा है। एक अड़े मार्ग, इसका नाम बदल दिया गया लोक सेवक आवास के नाम से, अब सीएम आवास का नाम जाना जाएगा। कुंतल जी, जरा सबसे पहले इस पर प्रतिक्रिया दे दे। एक अड़े मार्ग का नाम आपने बदला है, बहुत छोटी सी प्रतिक्रिया, उसके बाद टॉपिक पर आते हैं। संतोष जी, भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की जो सोच है उसके अनुरूप काम हो रहा है। हम शासन करने तो आए नहीं हैं, हम सेवा करने आए हैं। इसीलिए जो प्रधान सेवक हैं इस राज्य के, वो जिस जगह पे रहेंगे उस जगह का नाम लोक सेवक मार्ग कर दिया गया है। ठीक, जनता की सेवा करने के लिए हर वो व्यक्ति यहाँ है और जो शासन का पार्ट है। अब मैं आपको एक बड़ी बात बता रहा था जी संतोष जी, मैं एक बड़ी बात बता रहा था। भारत के लोकतांत्रिक इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि नेता विपक्ष एक बहुत महत्वपूर्ण पद होता है, बहुत जिम्मेदारी का पद होता है। नेता विपक्ष राज्यपाल के अभिभाषण वाले। कुंतल जी, माफी के साथ आपको रोक रहा हूं, मेरे सहयोगी शैलेंद्र मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। शैलेंद्र, एक अड़े मार्ग का नाम बदल दिया गया है, लोक सेवक आवास के नाम से जाना जाएगा। क्या वहां से जो एक अड़े मार्ग का टेम्पलेट लगा हुआ था वो भी हटाई जा रही है? हाँ बिल्कुल, देखिए एक बड़ा निर्णय मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने लिया है
और इसके पहले भी देखिए राजभवन जो था उसका नाम बदला और अब मुख्यमंत्री आवास जो है उस आवास का भी नाम अब लोक सेवक आवास के नाम से जाना जाएगा। पहले सीएम नाम से जाना जाता था और जाहिर सी बात है कि जो नेम प्लेट है, जो वहाँ पर बोर्ड लगे हैं, वो सारे कुछ बदल जाएंगे क्योंकि निर्णय बड़ा है और स्वयं मुख्यमंत्री ने यह निर्णय लिया है कि अब इस आवास का नाम मुख्यमंत्री आवास नहीं रहेगा। पहले एक अन्य मार्ग सीएम हाउस के नाम से ही इस आवास को लोग जानते थे या फिर जो उप मुख्यमंत्री का आवास था उसे उप मुख्यमंत्री आवास के नाम से जानते थे, लेकिन अब यह जो आवास है। शैलेंद्र, एक छोटा सा क्वेश्चन, चूंकि 7 तारीख को मंत्रिमंडल विस्तार होने जा रहा है, नए कैबिनेट का विस्तार होगा, तो उससे पहले ये जो नाम बदलने की प्रक्रिया है वो पूरी हो जाएगी या उसके बाद हमें देखने को मिलेगा? बिल्कुल, उसके पहले ही एक तस्वीर देखने को मिलेगी और कल से ही ये तस्वीर देखने को मिलेगी। जब नाम बदल गया तो बोर्ड बदलने में बहुत वक्त नहीं लगता है, तमाम जो प्रक्रियाएं हैं वो भी पूरी कर ली जाएंगी और सरकार ने एक बड़ा निर्णय लिया है। शैलेंद्र, आप मेरे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कुंतल कृष्ण जी भी लगातार मेरे साथ हैं। एक रिएक्शन जरा मैं स्नेहशीष बर्धन जी का ले लूं, उसके बाद कुंतल जी आपके पास आ रहा हूं। स्नेहशीष बर्धन जी, ये जो कैबिनेट का गठन होने जा रहा है, नई कैबिनेट का गठन होने जा रहा है, मंत्रियों को शपथ दिलाई जाएगी 7 तारीख को, इसमें सियासी एंगल से क्यों देख रहे हैं? ये तो होना ही था, ये 2 दिन पहले हो जाता है या 2 दिन बाद हो रहा है, इस पर सियासत क्यों? नहीं, देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, नीतीश कुमार जी को उन्होंने सत्ता से हटाया है, इलेक्टेड सीएम के जगह सिलेक्टेड सीएम बने हैं, तो ये उनका विशेषाधिकार है सीएम साहब का कि वो कब मंत्रिमंडल का विस्तार करें। हाँ, लेकिन उन्होंने 2 हफ्ते से ज्यादा का समय ले लिया। सीएम चुनना भी तो गठबंधन के विधायक जो होते हैं वो उनका अधिकार होता है, वो उनका विशेषाधिकार है, उस पर मैं टीका टिप्पणी नहीं करूंगा। लेकिन साथ ही साथ इस बात को कहूंगा कि 3 हफ्ते होने जा रहे हैं सरकार जब से शपथ लिया है उन्होंने, तो 3 हफ्ते लग गए, यानी अभी भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के नेताओं को इसमें अभी भी समस्या हो रही है कि कौन मंत्री बनने लायक है, कौन नहीं बनने लायक है। उसको चुनने वाली जो टीम है वो भी कहीं ना कहीं इनकम्पिटेंट होगी, तभी इस तरीके की दिक्कतें आती हैं। और दूसरी बात स्पष्ट तौर पे है कि कितनी महिलाएं, चूंकि नारी शक्ति वंदन अधिनियम के नाम पर जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की से जुड़ी हुई महिलाओं ने सड़कों पर प्रदर्शन किया, तो हम लोग ये देखना जरूर चाहेंगे कि कितनी महिलाओं को इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार में पहली बार जो बिहार में बनी है उसमें कितने महिलाओं को वो हिस्सेदारी दे रहे हैं, ये देखना सबसे काबिले गौर है। और वो अपनी तिथि तय करते रहे, किसको बुलाना है नहीं बुलाना है, उनका भोज है, उनका आयोजन है, वो जिसको बुलाए स्वागत है सबका। बिहार में आ रहे हैं लोग, बिहार के कम से कम विकास के लिए अपनी जिम्मेदारियों का भी निर्वहन करें, केवल आके यहाँ के सरकारी खजाने का दुरुपयोग करके बड़े कार्यक्रम करा के उसमें भोज खा के मत चले जाएं, बिहार के प्रति अपनी जिम्मेदारियों का भी निर्वहन करें, यही उम्मीद हम लोग करते हैं। कुंतल जी, 30 सेकंड में जल्दी से रिएक्शन, उसके बाद रमाकांत चंदन जी आपके पास आ रहा हूं। संतोष जी, विपक्ष का जो सलाह आया वो बिल्कुल वेल टेकन है। हमारे यहां लोकतंत्र में विपक्ष की बहुत बड़ी भूमिका है और विपक्ष का जो सलाह है मैं उसको मानता हूं। अब मैं भी विपक्ष को एक सलाह दे देता हूं। 6 सप्ताह से ज्यादा जो व्यक्ति नेता प्रतिपक्ष होते हुए बिहार से गायब रहे और उसके बाद प्रकट हो तो एक हिस्ट्री शीटर के साथ कव्वाली देखता हुआ प्रकट हो, मैं विपक्ष को भी ये निर्देश देता हूं, मैं आग्रह करता हूं विपक्ष से कि कृपया इस तरह के गैर जिम्मेदार आदमी को नेता प्रतिपक्ष के पद पे नहीं ले जाएं। इस तरीके के गैर जिम्मेदार आदमी को जो 6 सप्ताह तक बिहार से गायब रहे और 6 सप्ताह के बाद पाए गए तो कहां, जहां एक हिस्ट्री शीटर के साथ कव्वाली सुनते हुए, और वो भी राज्यपाल के अभिभाषण जैसे सत्र से गायब रहे। ये है नालायक और गैर जिम्मेदार तेजस्वी यादव। हमारा भी एक सलाह ले लें, मैं भी आपको सलाह देता हूं, आपके सारे सलाह मानिए, हमारा भी एक सलाह ले लें, क्योंकि नेता प्रतिपक्ष शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, मैं एक रमाकांत जी का एक रिएक्शन ले लूं। अरुण जी, आ रहा हूं आपके पास, मैंने रोक दिया, अरुण जी मैंने रोक दिया, मैं आपके पास अभी आ रहा हूं। एक रिएक्शन रमाकांत चंदन जी का ले लूं, उसके बाद आपके पास आ रहा हूं। सभी की आवाज डाउन रखिएगा। सर, मैंने भी यही बोला, गैर संवैधानिक शब्दों का इस्तेमाल डिबेट में ना करें, यही मैंने बोला। रमाकांत चंदन जी, चरित्र है ये 7 तारीख महत्वपूर्ण तिथि है सम्राट कैबिनेट के लिए, सम्राट सरकार के लिए। कितनी उम्मीदें हैं आपको जो मंत्रिमंडल विस्तार होने जा रहा है, क्या आप देख पा रहे हैं उसमें? जी बिल्कुल।
जिस मंत्रिमंडल विस्तार की बात कर रहे हैं वहाँ मेरे नज़र में दो विचारधारा इसलिए प्रिवेल कर रही है कि अगर मंत्रिमंडल का पूरा सदस्य अगर भर दिया जाता है तो यह मान के चलिए कि जो अन्य दलों से आने के विधायकों के आने की संभावना थी उस पर पूर्ण विराम लग गया है। और अगर सचमुच अगर 12 अगर विधायक मंत्री बनते हैं अगर कल के सदन में, तो समझिए कि एक रास्ता वहाँ खुला हुआ है। अब सवाल है कि क्या नए मंत्री बनेंगे कि नहीं। तो अगर 15 या 16 की बात आती है तो नए जरूर जुड़ेंगे, और खासकर जदयू में सबसे ज्यादा, क्योंकि जदयू ने तो साथ ही बनाया था पिछली बार, तो उसमें ज्यादा संभावना है कि नए लोग आएंगे। अब नए लोग में कौन आएंगे, तो अगर श्रवण कुमार एक मंत्री है तो अगर कुर्मी जाति से कोई दूसरा मंत्री अगर होगा तो संभव है कि राजीव रंजन जी का बेटा रुहेल रंजन हो सकता है, या फिर सदानंद जी का बेटा जो है वो हो सकता है। और दूसरी तरफ ये है कि सबसे बड़ी बात ये मानी जा रही है कि श्वेता गुप्ता का एक नाम आ रहा है, लेकिन वो नाम तभी होगा जब अगर खुद ये कह सकते हैं कि जदयू के जो कहते हैं कोषाध्यक्ष हैं अगर अपना मंत्री लेने की इच्छा को छोड़ दें तो श्वेता गुप्ता आ सकती है। बुलो मंडल के बारे में चर्चा हो रही है, वो आ सकते हैं। और जहां तक भाजपा का सवाल है तो भाजपा के पास भी ज्यादा स्पेस नहीं है, 3 से 4 नए लोग आ सकते हैं। लेकिन ध्यान रखना होगा जदयू और भाजपा को कि दोनों मिलकर क्षेत्रीय और जातीय संतुलन करते हैं, उसके हिसाब से बदलाव हो सकता है। अगर हम बीजेपी की बात करें तो अगर जातिगत बात करें तो भूमिहार नेता से अगर विजय सिन्हा है तो कोई दूसरा मंत्री अगर कोई बनेगा तो चूंकि ये कह सकते हैं कि दक्षिण बिहार से है तो कोई उत्तर बिहार से बनेगा, तो वैसे में जीवेश मिश्रा या रजनीश कुमार का भी नाम आ सकता है। उसी तरह से अगर हम देखें कि कुशवाहा जाति से, तो निश्चित रूप से कुशवाहा जाति सम्राट चौधरी इधर हैं तो जदयू में बनेंगे तो भगवान सिंह कुशवाहा बन सकते हैं एक मंत्री। तो इस तरह से जातीय समीकरण को टेस्ट कर सकते हैं। रहा महिला आज्ञावादी तो शीला मंडल के नाम सुन रहे हैं, वो भी आ सकती है जो पिछले बार मंत्री में नहीं शामिल थी। तो इधर से तो रमा निषाद वगैरह है ही। तो कुल मिला करके ये एक इक्वेशन बनेगा जो संभवतः वो सुनिश्चित करे कि हम उस समीकरण को टच कर रहे हैं कि नहीं जहां महिला का प्रतिशत है, जहां अन्य जाति। मेरे पास थोड़ा सा समय कम है, सभी मेहमानों के पास 1 मिनट होगा। सबसे पहले मैं जेडीयू की तरफ जा रहा हूं। अकबर अली जी, क्या राजीव रंजन के बेटे रोहन रंजन आ सकते हैं मंत्रिमंडल में? और एक सवाल ये भी लोग पूछ रहे हैं, क्या निशांत मंत्रिमंडल में दिखेंगे? देखिए, नीतीश कुमार जी ने 20 साल जो सत्ता चलाया तो अंतिम पायदान पर रहने वाले व्यक्ति के लिए भी काम किया, दलितों के लिए, महादलितों के लिए, पिछड़ों के लिए, अति पिछड़ों के लिए, अल्पसंख्यकों के लिए। और इसी तरह जब सत्ता में हिस्सेदारी देने की बात आई तो सभी समाज के लोगों को सत्ता में हिस्सेदारी मिली, चाहे दलित हो, महादलित हो, अति पिछड़ा हो, अल्पसंख्यक हो या महिला हो, सभी लोगों को सत्ता में हिस्सेदारी देने का काम जनता दल यू ने किया है, मंत्रिमंडल में जगह दी है। इसी तरह इस बार भी जो मंत्रिमंडल विस्तार होगा तो जनता दल यू सारे समाज के लोगों को हिस्सेदारी देने का काम करेगी और पिछड़ों, अति पिछड़ों, दलितों का भी एक बड़ा पार्टिसिपेशन मंत्रिमंडल में होगा। जो नीतीश कुमार जी की विचारधारा है, नीतीश कुमार जी का जो सभी समाज को लेकर चलने का जो उनका परंपरा है, जनता दल यू उसी पर चलेगी। और ये मंत्रिमंडल में आपको देखने को ये चीजें मिलेगी कि सभी जाति और सभी, देखिए निशांत जी होंगे नहीं होंगे, निशांत जी निर्णय लेंगे या नीतीश कुमार जी निर्णय लेंगे। अगर निशांत जी का निर्णय ये होगा कि हम जनता के बीच में जाएंगे, पहले सेवा करेंगे जनता का और जनता के बीच में जाकर के एक लीडर के रूप में स्थापित होंगे, तब सत्ता में हिस्सेदारी लेंगे। तो अरुण जी 1 मिनट में अपनी बात को रखिएगा, समय कम है। निशांत जी का जो है सद्भाव यात्रा पूरे बिहार, सद्भाव यात्रा चल रहा है, सारे बिहार के लोग, सभी जाति के लोग उनको जो है अरुण जी स्वागत कर रहे हैं। अरुण जी देखिए संतोष जी, अभी जदयू के साथी बोल रहे थे 2 दशक में नीतीश जी ने विकास कार्य किए। कौन सा कार्य किया भाई? बिहार का खजाना खाली है, बिहार पर 4 लाख करोड़ का कर्ज है। जो बच्चा बिहार में पैदा लेता है उसका 35,000 कर्ज है। कि जो 8,000 किलोमीटर जर्जर सड़क थी, 1 लाख किलोमीटर सड़क बिहार में बना है। अब 1 मिनट बढ़ाना पड़ेगा संतोष जी। नहीं आता है तो क्या बताया? आपके उप मुख्यमंत्री कह रहे थे कि 4 लाख नौकरी हमने आके दे दिया। आपका रिएक्शन पहले एक बार जरा अरुण जी जल्दी से अपना समय। नीतीश कुमार जी के काम का श्रेय तो आप लेने का कोशिश कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कोई काम ही नहीं हुआ है।
अरुण जी, हाँ संतोष जी, भाई आप तो लगातार बोल रहे हैं बेईमानी करके, आप ईमानदारी का बात कहां से करिएगा? अब आप तय करेंगे संतोष जी, समय उनको देना है कि मैं समय दे रहा हूं आपका। संतोष जी, नीति आयोग का जो रिपोर्ट है राष्ट्रीय जनता दल का आयोग नहीं है। शिक्षा में, चिकित्सा में सबसे अंतिम पैदान पर, प्रत्येक व्यक्ति आय में अंतिम पैदान पर, निवेश में अंतिम पैदान पर, देश में सबसे गरीब राज्य, पिछड़ा राज्य बिहार 1 नंबर में कहाँ है? बेरोजगारी में, भ्रष्टाचार में, अपराध में, गरीबी में, भूखमरी में, ये है हमारा बिहार। इन लोगों को थोड़ा सा भी शर्म नहीं आता? सच्चाई को जल्दी से रिएक्ट कीजिएगा। सच्चाई से क्यों मुंह मोड़ते हैं भाई? कुंतल जी रिएक्ट कीजिएगा। सच्चाई रखने में क्या डर लगता है? ऐसा है संतोष जी, कितने उद्योग धंधे संतोष जी, लगे बिहार में? अरुण भाई, अरे अरुण भाई अब हो गया। अरुण भाई ऐसा है संतोष जी, माननीय मुख्यमंत्री जी का विशेषाधिकार होता है। अरुण भाई की आवाज कम करवाएं आप। भागलपुर, बाकी सभी की आवाज डाउन। अरे अरुण भाई हो गई, ठीक। कुंतल जी, संतोष जी, माननीय मुख्यमंत्री जी का विशेषाधिकार होता है अपने मंत्रिमंडल का विस्तार। भारतीय जनता पार्टी के साथ अंश सहयोगी दल भी एनडीए की सरकार में है। सबों को साथ लेकर के कल हमें परसों 7 तारीख को हम मंत्रिमंडल विस्तार की ऐसी संभावना बन रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी अपने विशेषाधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं। एनडीए के सभी घटक रहेंगे। हमारे सामने ध्येय सिर्फ एक है, सुशासन के साथ बिहार का विकास। और मंशा माननीय मुख्यमंत्री जी की तो साफ स्पष्ट आ रही है। सम्राट चौधरी जी ने अभी आपने टेलीविजन चैनल पे दिखाया, एक अन्य मार्ग जो माननीय मुख्यमंत्री का आवास होता था उसका नाम बदल करके लोक सेवक आवास कर दिया। इसका मतलब यह है कि माननीय मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी अपनी पूरी कैबिनेट के साथ बिहार में सिर्फ सेवा करने आए हुए हैं। अब ये तो उनके विशेषाधिकार की बात रही। विपक्ष के पास भी एक विशेषाधिकार होता है नेता प्रतिपक्ष चुनने का। नेता प्रतिपक्ष चुनने का मैं उनसे भी आग्रह करता हूं कि एक जिम्मेदार व्यक्ति को नेता प्रतिपक्ष चुने। जिम्मेदार आवाज डाउन रखिएगा। प्रतिपक्ष नहीं चुने। समय बहुत कम है, किसी एक मेहमान छूट जाएंगे मेरे पास। स्पष्ट तौर पे मैं कह देना चाहता हूं कि कुंतल कृष्णन जी ने यह स्पष्ट कर दिया कि मुख्यमंत्री जी का विशेषाधिकार है, इसलिए निशान जी को जगह मिलेगी कि नहीं ये मुख्यमंत्री महोदय डिसाइड करेंगे। और रही बात जहां तक मुख्यमंत्री के विजन की, तो वर्तमान भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री के पास कोई विजन नहीं है, इसलिए वो यूपी के संवैधानिक बात है। तो कभी बुलडोजर चला रहे हैं, तो कभी नाम बदल रहे हैं, तो कभी एनकाउंटर की गतिविधि कर रहे हैं। तो ये पूरी अलग एंगल पर डिबेट चली जाएगी। इतना शीर्षक मेरे पास समय कम है। रमाकांत जी जल्दी से रिएक्ट कीजिएगा। क्लोजिंग स्टेटमेंट रमाकांत जी। पंगु नीतियों पे आधारित इस मंत्रिमंडल विस्तार में बंगाल जीत का भी असर पड़ेगा और संभव है कि मंगल पांडे को कुछ मैंने विभाग बदल के दिया जाए, ऐसा विभाग दिया जाए जो लगे कि नंबर 2 का हो। इसके अलावा जदयू में जो सबसे बड़ी कमी रह गई है वो दलित का जो रत्नेश सदा और महेश्वर हजारी लगातार बाहर है, तो इलेक्शन कमीशन को देना चाहिए सबसे बड़ा किया जा सकता है। जी ठीक है, मेरे पास